दोस्तों आईपीओ जो लैंडमार्क कार लिमिटेड का आया है, अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हो कि ये कंपनी कैसी है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, कि यहाँ पे तगड़ा पैसा बन सकता है कि नहीं, तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे भरना चाहिए कि नहीं, राइट। पर आपने भरा है, लगे है, फिर क्या नहीं भरा है, मार्केट खुलने के बाद लेना है कि नहीं लेना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा कि नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों हम इंडस्ट्री जानेंगे, हम इनके कंपटीटर जानेंगे और फिर इस कंक्लूजन पे आएंगे कि पैसा दोस्तों लगा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं लैंडमार्क कार के बारे में। दोस्तों ये एक लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल डीलर है। दोस्तों इनकी डीलरशिप मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन और रिनॉल्ट में है। कॉमर्शियल व्हीकल की डीलरशिप इनकी अशोक लेलैंड की है। टोटल दोस्तों 112 आउटलेट 8 राज्यों में दोस्तों इनके बटे हुए हैं। तो यस, इनकी काफी अलग अलग डीलरशिप है और ये बड़े डीलर है दोस्तों, राइट। इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं, ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई ये कार डीलरशिप का धंधा बढ़ेगा। दोस्तों कार डीलरशिप का बिजनेस डिपेंड होता है ओवरऑल ऑटोमोटिव बिजनेस के ऊपर, वो कितना ग्रोथ कर रहा है। पिछले 5 सालों में दोस्तों प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट, ध्यान रखो हम प्रीमियम व्हीकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी डीलरशिप प्रीमियम सेगमेंट में है, राइट। तो पिछले 5 सालों में दोस्तों प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट 8% के कगार से बढ़ रहा है। 2016 में टोटल रेवेन्यू का खाली 38% इनका हिस्सा हुआ होता था, पर अब 56% हिस्सा दोस्तों इनका होने लगा है। तो यस, ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। 65 to 75% शेयर ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है नए व्हीकल सेल्स में से, और इनकम फ्रॉम द सर्विस सेगमेंट, जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें से। दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डरों में सबसे प्रथम संजय करसनदास ठक्कर, 41% दोस्तों हिस्सा इनके पास है। टीपीजी ग्रोथ जो कि इन्वेस्टर है, करीबन 30% हिस्सा है, और दूसरे अलग अलग फैमिली के लोग और छोटे छोटे हिस्से बटे हुए हैं। तो इस प्रकार से हिस्सा हुआ, आप देख सकते हो। सबसे बड़ा किसके पास, संजय ठक्कर प्रमोटर, दूसरा टीपीजी ग्रोथ इन्वेस्टर। यही लोग दोस्तों अपने हिस्से को डाइल्यूट करेंगे। तो जानना जरूरी है ये ऑफर लाने का पर्पस क्या है। दोस्तों ऑफर का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, 150 करोड़ फ्रेश इशू के लिए आएंगे। मतलब ये 150 करोड़ कंपनी के पास आएगा जो यूज होगा पार्शियल पेमेंट ऑफ बोरोइंग, जो कंपनी के सर पे कर्जा है उसको हल्का करने में ये 150 करोड़ काम लगेगा, और दूसरे 400 करोड़ प्रमोटर्स के पास आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 325 करोड़ टीपीजी ग्रोथ के पास जाएगा, राइट। तो ये है पूरा ऑब्जेक्ट क्लियर है दोस्तों। स्टेक होल्डरों के पास पैसा जाना है, और कुछ पैसा, कुछ कहेंगे क्योंकि 550 में से 150 यानी खाली 30% रकम इसमें से कंपनी के पास रहेगी डेप्ट कम करने के लिए, राइट। कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी का पेड अप कैपिटल 18 करोड़ का है। नेटवर्थ, अब कैपिटल तो लगा दिया 18 करोड़ पर, इतने समय से लोग काम कर रहे हैं, राइट, और इन्वेस्टर का भी निवेश आया हुआ है। तो नेटवर्थ कंपनी का, नेटवर्थ यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी, नेटवर्थ कंपनी का 268 करोड़ का है। कंपनी टोटल टर्नओवर करीबन 3000 करोड़ का कर रही है। ये 2020 में दोस्तों 2200 करोड़ का था। 2021 में ऑटो इंडस्ट्री पूरी अफेक्टेड थी, तो इनका धंधा भी अफेक्टेड था, राइट। तो हम कह सकते हैं करीबन 3000 करोड़ का दोस्तों ये लोग धंधा करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है। अब 2020 में जब सब कुछ ठीक था, वो समय का भी डेटा देखो तो दोस्तों इन्होंने 30 करोड़ का लॉस किया था। लास्ट ईयर 11 करोड़ का प्रॉफिट, ये साल 66 करोड़ का प्रॉफिट। बट स्टिल वी नीड टू बी प्रिपेयर कि बहुत कम मार्जिन है, हम इन्वेस्ट करेंगे, आने वाले समय में लॉसेस भी हो सकते हैं कंपनी के, राइट। हिस्ट्री क्लियर नहीं है दोस्तों बिल्कुल। ईपीएस अगर आप देखो, यस पहले नेगेटिव थे अभी प्लस हो चुके हैं, तो ये प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कंपनी का एनएवी यानी बुक वैल्यू दोस्तों, अभी का बुक वैल्यू हम देखें लेटेस्ट, इट्स 73 रुपीज। तो आप जो आईपीओ में पैसा लगा रहे हो दोस्तों, 73 रुपीज आपको बुक वैल्यू मिल रहा है, राइट। आपको एनुअल अर्निंग 18 रुपए की मिल रही है, राइट। वो आपकी सालाना इनकम हुई, पर एक्यूमुलेटेड अर्निंग दोस्तों 73 की है। दोस्तों उसके साथ ये बोरोइंग भी आप ले रहे हैं, तो कंपनी पे कर्जा कितना है, 450 करोड़ का। दोस्तों ये कर्जा कम नहीं है, 450 करोड़ का कर्जा एक 3000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी के लिए ज्यादा है, इसीलिए इनके मार्जिन हाईली अफेक्टेड रहते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो एज वी सॉ हियर, सेल्स अच्छा है, बढ़ रहा है, पर कर्जा ज्यादा होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ये हमको इस पेज से दोस्तों पता चला। दोस्तों हम टोटल इनके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की स्टडी करके अगर कुछ विश्लेषण पे आए, कंक्लूजन पे आए, तो पहला लिक्विडिटी रेशियो, राइट, जो हमें शॉर्ट टर्म आने वाले 6-12 महीने का हाल बताता है। प्रॉफिट मार्जिन अभी 2% है, पर इनके कंसिस्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। करंट रेशियो दोस्तों अच्छा नहीं है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा है, राइट। आपकी करंट एसेट 0.9 है लायबिलिटी के सामने, तो दोस्तों एसेट कम है लायबिलिटी के सामने, दैट्स नॉट गुड।
ट्रेड रिसीवेबल खाली 3% है, ये अच्छी बात है। तो वैसे भी ये बिजनेस में उधारी बहुत होती नहीं, राइट। सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखो तो 1.5 है, जो बुरा नहीं, बहुत बुरा है दोस्तों। कंपनी के टोटल नेटवर्थ के सामने बोरोइंग 1.5 गुना ज्यादा है दोस्तों। दिस इज नॉट गुड, राइट। कंफर्टेबल रेशियो 0.6 होता है, ये 0.6 से दुगना से ज्यादा। तो ये आईपीओ का पैसा जो मिलेगा 150 करोड़, उससे भी ये रेशियो सुधरने वाला नहीं। डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी दोस्तों, इन कंपनियों की जब शोरूम ओपन करते हैं तो बोरोइंग नहीं पर इनकी लीज लायबिलिटी भी बड़ी रहती है। तो यहाँ पे लीज लायबिलिटी चेक करो दोस्तों, खाली 3 की है इनकी लीज एंड डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, जो बिल्कुल कम। तो सॉल्वेंसी रेशियो में डेप्ट एंड लीज दोनों जगह दोस्तों मार खा रहे। डेप्ट रेशियो, टोटल लिक्विडिटी टोटल एसेट के मुकाबले 80% है। ये भी दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा, तो हम इसको एवरेज कहेंगे। लिक्विडिटी सोल्वेंसी दोनों इतने अच्छे नहीं है दोस्तों, पहले से हम लोग यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है दोस्तों? अभी कंपनी का इस साल प्रॉफिट आया है तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, पर ध्यान रखिएगा 150 करोड़ और आपका इक्विटी में ऐड होगा, ये रिटर्न ऑन इक्विटी को नीचे लाएगा। रिटर्न ऑन एसेट 5%, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब एवरेज कहेंगे, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी भी एवरेज है। वैल्यूएशन कैसे दोस्तों? मैंने फ्यूचर अर्निंग यहाँ पे गिनी है दोस्तों। आप पी 28 का देखो तो 28 का पी बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगा है, राइट, एवरेज है। पर ये क्यों है? क्योंकि कंपनी के ऊपर के पैरामीटर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। यील्ड बड़ी अच्छी है, मतलब मैं 100 रुपए डालूंगा 4 रुपया मिलेगा, तो आई एम नियर टू एफडी, राइट। लेकिन एफडी की कंसिस्टेंसी होती है कि भाई वहां पे अपने को गारंटेड 6% आने वाला है। इधर कंपनी की हिस्ट्री कंसिस्टेंट नहीं है प्रॉफिट में, राइट, कंसिस्टेंट नहीं है। 2 चीजों से पता चलता है, एक नेटवर्थ से, अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया होता नेटवर्थ इतना नहीं होता, ज्यादा होता। दूसरा, अभी 2 साल पहले ही हमने देखा लॉसेस हुआ है, तो ये 4% मिल रहा है, खुश नहीं हो जाने का। प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन एवरेज दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते सस्ता दे रहे ये लोग बहुत, राइट। तो ये फाइनेंशियल रेशियो अपनी ओर नहीं आ रही, तो ये थोड़ा रिस्क बता रहे हैं हम, राइट फ्रेंड्स। कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले कि कंपनी ने ओवरऑल टर्नओवर कैसे किया है, तो ये डेटा दोस्तों आपके सामने है। तो ये डेटा हमें बड़ी इंफॉर्मेशन चीजें देता है, जैसे वॉल्यूम। इस साल के आप वॉल्यूम देखो दोस्तों, टोटल करीबन 19,000 व्हीकल सेल किए हैं, 2,80,000 व्हीकल को सर्विस किया है। व्हीकल सर्विस ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि क्यूमुलेटिव होता है, पिछले सालों में भी जो हमने माल बेचा है वो लोग भी हमारे पास सर्विस कराएंगे, राइट। सेल्स देखें 2022 का दोस्तों 2380 करोड़ का सेल्स व्हीकल बेचने से हुआ है। सर्विस से दोस्तों करीबन 600 करोड़ का धंधा हुआ। तो कुल मिला के आप देख सकते हो करीबन 3,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। इनके मार्जिन किधर अच्छे रहते हैं दोस्तों? व्हीकल बिक्री में टोटल ईबीआईडीटी मार्जिन, ये प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, वो भी खाली 3% होते हैं दोस्तों व्हीकल सेल्स में। तो व्हीकल सेल्स में बड़े कम मार्जिन है, सर्विस में इनके मार्जिन बढ़िया रहते हैं दोस्तों, 18% मार्जिन ये लोग पा रहे हैं। तो कुल मिला के 6% मार्जिन इनके दोस्तों हुए, राइट फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम देखेंगे इंडस्ट्री की डिटेल कि ऑटो डीलरशिप इंडस्ट्री कैसा आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है। अगर ये नहीं तो क्या कोई और कंपनी है जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं? चलो ये सारी चीज देखते हैं दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले जो डेटा हम देखेंगे वो है दोस्तों ओवरव्यू ऑफ द ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी। हियर यू कैन सी दैट इन 2020 इंडिया अकेला नहीं पूरी दुनिया तबाह थी। आप देख रहे हो लाल 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 लाइन हर जगह पे, मतलब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी नेगेटिव थी दोस्तों। 2021 में बढ़िया रिकवरी आई भारत में, आप देख रहे हो चार्ट सबसे ऊपर है। 2022 2023 में दोस्तों जो उम्मीद है दुनिया को, वो पूरी दुनिया में मेजर इकोनॉमी में सबसे तगड़े ग्रोथ की उम्मीद दोस्तों इंडिया में, आप देख सकते हो 7.4 एंड 6.1% का जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है। तो जो कंट्री का ग्रोथ तगड़ा होगा वहां के बिजनेस भी तो दोस्तों तगड़े होंगे। तो बिजनेस देखने के लिए एक बार हम लोग दोस्तों लोन डिसबर्समेंट के डेटा भी दोस्तों देखते हैं। लोन डिसबर्समेंट दोस्तों ये डिपेंड करता है, व्हीकल की बिक्री डिपेंड करती है लोन कितनी मिल पाती है, राइट। अब जितनी ज्यादा लोन चलती है उतना मतलब समझ लो व्हीकल की बिक्री भी हो रही है, और वो एक दूसरे के साथ है। लोन भी कब होगी? जब व्हीकल बिकेंगे। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लोन की जो कंपनियां थी, मतलब ऑटो रिलेटेड लोन की कंपनियां अफेक्टेड है, राइट। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल खुद अफेक्टेड था, बराबर। देखो ये डेटा आपके सामने है। 18 में पैसेंजर कार, कॉमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर सब बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे। दिस इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑटो फाइनेंस डिसबर्समेंट। 2019 अच्छा ही था। 2020 दोस्तों पूरा नेगेटिव सबके लिए। 2021 अगेन नेगेटिव। 2022 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। कहां आई? पैसेंजर कार, कॉमर्शियल व्हीकल। 2 व्हीलर सेगमेंट की बिक्री भी अफेक्टेड थी, इसलिए इनकी लोन डिसबर्समेंट भी अफेक्टेड थे दोस्तों। 2023 2024 हम अच्छे ग्रोथ की उम्मीद दोस्तों लोन डिसबर्समेंट में कर रहे हैं। ये कब कर सकते हैं? जब हमें उम्मीद हो कि भाई धंधा भी बढ़िया रहे, ऑलराइट।
अब ये डेटा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट सेगमेंट का है। यू कैन से 2017 में 57% मार्केट दोस्तों मास मार्केट का था। मास मार्केट यानी इंडिया का अगर आप पॉपुलेशन 135 करोड़ गिनो तो इसमें मास ज्यादा पॉपुलेशन क्या ले सकती है, तो मास लेती है मास मार्केट सेगमेंट 57%। दोस्तों प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट, जो मास सेगमेंट सस्ती गाड़ियों से ऊपर की गाड़ियां होती है, वो प्रीमियम व्हीकल 42% दोस्तों इनको धंधा मिलता था। और लग्जरी सेगमेंट में जो आती है बिल्कुल एकदम लग्जरियस कार, वो खाली 1% बिकती है। तो 100 में से एक गाड़ी लग्जरी 42, प्रीमियम 57, मास मार्केट। अभी क्या है, अभी भी दोस्तों लग्जरी सेगमेंट 1% पे, पर आप देख रहे हो इंडियंस की जैसे जैसे इनकम ग्रो होती जा रही है 62% दोस्तों ट्रांसफर हुआ है। मतलब प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट में 62% स्टेक आ चुका है। तो यस, प्रीमियम व्हीकल की बिक्री बढ़ती जा रही है। 37% आ गया दोस्तों मास मार्केट। तो जैसे इंडिया को देखा हमने कि लोअर इनकम से मिडिल इनकम और हायर इनकम जा रहे हैं, जितनी लोगों की इनकम बढ़ेगी उतना ये सेगमेंट हमारा और इंक्रीज होगा। नीचे डेटा देख सकते हो दोस्तों, दिस इज रिव्यू ऑफ पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक, दोनों का है दोस्तों, मास एंड प्रीमियम मार्केट सेल्स वैल्यू। यू कैन सी 4.5% का ग्रोथ कब हुआ, अभी पिछले पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं, राइट। प्री कोविड तो तगड़ा ही ग्रोथ था 10.3%, राइट। दोनों में दोस्तों मास एंड प्रीमियम, प्रीमियम में 6.8% का ग्रोथ। तो प्रीमियम का ग्रोथ पिछले पोस्ट कोविड अगर हम देखते हैं दोस्तों अच्छा होता जा रहा है। तो अभी हमको प्रीमियम व्हीकल पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये डेटा बड़ा काम का है, पीवी पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक मास एंड प्रीमियम सेगमेंट। क्या हमने सेल्स स्प्लिट किया है व्हीकल टाइप से, पैसे में नहीं, वॉल्यूम में, राइट। 2017 से 2022 का डेटा, 2017 में 61% छोटी गाड़ियां बिकती थी, 8% लार्ज और यूटिलिटी यूवी, राइट, 25%। तो सबसे बड़ा सेगमेंट किसका है दोस्तों आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इट शुड बी हाई क्लियर कि 2017 में स्मॉल कार और यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री सबसे ज्यादा थी। अभी 2022 आप देखो तो यूवी सेगमेंट और बड़ा बन चुका है 49%, राइट। जो आपकी जो बड़ी गाड़ियां आती है वो ये इसी सेगमेंट में आती है। तो आप देखते हो अभी रोड पे अभी पहला जैसा नहीं है कि खाली छोटी गाड़ियां दिख रही है, बड़ी गाड़ियां दिख रही है। वो क्यों, फिगर आपके सामने है, 50%, मतलब हर 2 में से एक गाड़ी कौन सी जा रही है, यूवी सेगमेंट की जा रही है, राइट। तो जो कंपनियां ये माल बेचेगी, जो डीलर्स के पास इनकी डीलरशिप होगी, जरूर कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, उनका धंधा दोस्तों बढ़ना है, राइट फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अगर हम कंपनी वाइज देखें तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ द की ब्रांड इन पैसेंजर व्हीकल, तो ये पूरा सेगमेंट आ गया दोस्तों मास एंड प्रीमियम सेगमेंट। 2017 47% मारुति सुजुकी का होल्डिंग था, 17% हुंडई का माल बिकता था, फिर आती थी आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा 8% पे, राइट। यहाँ पे टाटा मोटर 6%, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी दोस्तों पीछे तो पहला मारुति, फिर हुंडई, फिर M&M और फिर टाटा मोटर, और बाद में सारे अलग अलग कंपनी। लेटेस्ट डेटा देखो 2022, तो आप देख सकते हो जो मारुति का होल्ड 47% पे था वो थोड़ा डिक्रीज होकर 43 आ चुका है। दोस्तों ये कंसिस्टेंट डिक्रीज होता है क्योंकि पहले तो एक ही कंपनी थी राजा मारुति, फिर धीमे धीमे अलग अलग कंपनी आई, तो अलग अलग कंपनियों ने 50% मार्केट पे तो अपनी जमावट कर दी, राइट। पर फिर भी मारुति हम कह सकते हैं अच्छा होल्ड करके रखे हुए अभी भी अपने बिजनेस को। हुंडई जो 17 पे थे वो 16 पे हो गए, इनका भी स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो बड़ा कौन दोस्तों, आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे टाटा मोटर आ चुकी है, थर्ड टाटा मोटर हुंडई के बाद, जिनका स्टेक खाली दोस्तों 6% था, अब उनका स्टेक बढ़ के दोस्तों 12% हो चुका है। तो यस वी कैन से टाटा मोटर इज ग्रोइंग वेल। महिंद्रा उसके बाद, और बाद में बाकी सब कंपनियां, ये किया अभी 6% पे, राइट। तो ये देख के हमको पता चलता है किसका माल बिकता है, इनकी डीलरशिप किसके पास है उनका माल बिकेगा, बराबर। स्टेट वाइज स्प्लिट करे दोस्तों, राइट। तो अभी कौन से स्टेट में, अभी मेरी डीलरशिप ऐसे स्टेट में होगी जिधर माल ही नहीं बिकता है तो क्या करें, राइट। तो उसके लिए ये देखना भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा धंधा कौन से राज्यों में होता है गाड़ी में। यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, ये जो टॉप 1 2 3 4 5 6 स्टेट है, ये 50% बिजनेस के लिए पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा स्टेक दोस्तों 3 राज्यों के पास जाता है। महाराष्ट्र, ये 342 यानी 3 जीरो ऐड कर देने, राइट, 3 जीरो ऐड करो उतनी गाड़ियां बिकती है, राइट। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी एंड थर्ड इज गुजरात। ये 3 राज्य दोस्तों 25% वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो कि डीलर का शोरूम्स होंगे, धंधा होगा, उनका माल ज्यादा बिकेगा। फिर आता है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, राइट। और बाकी सब राज्य काफी दोस्तों पीछे है, बराबर। सो ये वो राज्य थे जहां गाड़ियां जबरदस्त बिकती है। अगर आप हिस्टोरिकल सेल्स देखते हो, लग्जरी, कौन सी बात चल रही है दोस्तों, ये मास की बात नहीं, प्रीमियम की बात नहीं है, लग्जरी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की। तो दोस्तों अभी हमने
प्रीमियम और मास का भी ये डेटा दिखा था, आप देख सकते हो प्री कोविड, कोविड से पहले दोस्तों यहाँ पे 19% का, राइट, 19% का। पोस्ट कोविड दोस्तों 11% ग्रोथ डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 5 सालों में दोस्तों 1.5% से ग्रोथ डिक्रीज हुआ है, इसलिए पहले भी 1%, अभी भी 1%। लग्जरी कार में माल किसका बिकता है? तो दोस्तों लग्जरी कार में 2017 में भी सबसे ज्यादा माल मर्सिडीज का बिकता था। मर्सिडीज वॉज नंबर 1, नंबर 2 वॉज दैट टाइम BMW, 27% वॉल्यूम में हिस्सा BMW, और तीसरा ऑडी। तो ये तीन ही बड़े प्लेयर है दोस्तों लग्जरी में, पर मर्सिडीज खिलाड़ी हुआ नंबर 1, राइट, बाद में BMW। अभी भी अगर हम देखें दोस्तों 2022, तो आप देख रहे हो मर्सिडीज का अपना स्टेक इंक्रीज हुआ है। तो लग्जरी का भले धंधा बढ़ा नहीं है, पर मर्सिडीज का सेल्स बढ़ा है दोस्तों, उनके वॉल्यूम, उनका स्टेक 46%। ऑडी की बिक्री जबरदस्त डिक्रीज हो गई है दोस्तों, 19% से खाली 5% पे आ गए, और BMW ने भी अपना स्टेक बढ़ाया। तो ऑडी का धंधा कौन दो लोग खा गए? मर्सिडीज एंड BMW हैव एटन कंप्लीटेड द मार्केट ऑफ ऑडी। खाली 5% मार्केट दोस्तों भी ऑडी का है, राइट। तो आउटलुक अगर हम देखते हैं दोस्तों इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का पूरा, राइट, ना मास भूल जाओ ना प्रीमियम भूल जाओ, तो ओवरऑल व्हीकल इंडस्ट्री जो है दोस्तों आने वाले 5 सालों में हमको लगता है 8 से 10% से बढ़ेगी। कितना ग्रोथ दोस्तों? वी विल एक्सपेक्ट 8 to 10% ग्रोथ। जहां पे पीवी, मास एंड प्रीमियम मार्केट की बात है, आउटलुक बाय व्हीकल टाइप, कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिके? तो अभी तक तो हमने देखा कि यूवी और स्मॉल कार का राज, पर 2027 में ऐसा नहीं होगा। 2027 में स्टेक बढ़ेगा यूवी गाड़ियों का, राइट। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं ना हम, जैसे फॉर्च्यूनर ना, काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां इसमें अवेलेबल है, टाटा ने भी बहुत ही बढ़िया इसमें लॉन्च की, राइट। तो ये जो सेगमेंट है ये बड़ा बनेगा दोस्तों, जो डीलर के पास ये सेगमेंट होगा आगे ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल कार है उसका ग्रोथ अभी नहीं होना है, वो जितना है उतना या थोड़ा बहुत ग्रोथ करेगा, बराबर। क्योंकि अब इंडिया के पास पैसा है, तो इंडिया क्या मांगता है? लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट अब इंडिया में बिकेगी। जैसे आप जानते ही हो दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑडी, सबसे ज्यादा प्रीमियम व्हीकल चाइना खा जाता है, राइट। क्यों? उनके पास पैसे आ गए, इंडिया के पास अभी पैसे आ रहे हैं, इंडिया में माल बिकेगा ये सब। सो सेल्स आउटलुक ऑफ द लग्जरी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, राइट, किसका है ये? लग्जरी का है। लग्जरी का धंधा दोस्तों 14 से 16% से बढ़ेगा, भले अभी नहीं बढ़ा ऑडी, मर्सिडीज, BMW, पर आने वाले 5 सालों में 8-10% से ग्रोथ नहीं करेगा। ये सेगमेंट तगड़ा ग्रोथ करेगा, मतलब 14-16% वी कैन एक्सपेक्ट। तो जो डीलर्स का यहाँ पे धंधा है उनका ग्रोथ ज्यादा होना है दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। बहुत से लोग कहते हैं यार मारुति क्यों इलेक्ट्रिक में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे रहेंगे? तो वो इलेक्ट्रिक का जमाना तो आना ही, राइट। हम ईवी देखने ही वाले हैं, लेकिन ईवी देखने से पहले थोड़ी सिचुएशन भी दोस्तों हमको देख लेनी चाहिए। दोस्तों ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ईवी के लिए। कैसे दोस्तों? ये है सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो डेटा दिया हुआ है ये फ्लीट का है, राइट। अभी आपको पता है जो गाड़ियां बिकती है उसमें बहुत सा बड़ा एक हिस्सा आपके कॉमर्शियल यूज वालों का भी है, जो पैसेंजर गाड़ियां लेते हैं कॉमर्शियल के लिए, टैक्सी हो गया, ओला उबर ना, ये सब होता है ना, राइट। तो यहाँ पे दोनों डेटा दिए हुए, पर्सनल कार और जो कॉमर्शियल पे यूज करते हैं उनके। तो कॉमर्शियल में अगर हम डीजल देखें, सॉरी 2022 का डेटा मतलब अभी का देखें, तो सबसे सस्ता ये कॉमर्शियल वालों को क्या पड़ता है? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मैंने गाड़ी खरीदी, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक तीनों, सीएनजी चारों, वो चार में से क्या मेरे को ज्यादा ओनरशिप सस्ती पड़ रही है? ओनरशिप खाली खरीद कीमत पे नहीं होती है दोस्तों, मैं उसको रखता हूँ 5 साल में, जो कॉस्ट आती है, राइट, मेरी जो एवरेज होती है, इन सब चीजों से दो बनती है दोस्तों कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आज अभी भी दोस्तों देखो, आप पेट्रोल डीजल से कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पेट्रोल डीजल से सस्ती है ईवी की, पर सीएनजी से दोस्तों अभी भी महंगी है। तो अगर महंगी पड़ेगी इन लोगों को, तो ये तो सब गिनती वाले लोग होते, वो खरीदेंगे नहीं जल्दी। अब आपने देखा होगा 3 व्हीलर में बढ़िया ग्रोथ हुआ इलेक्ट्रिक में, क्यों? कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत सस्ती पड़ती है, राइट। अब कार में ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसेंजर कार में अभी भी सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल से सस्ता पड़ता है। अब 2027 आते आते, अभी तो चलो सीएनजी सस्ता है, 2027 आते आते दोस्तों ईवी सीएनजी में सस्ता हो जाएगा, तो भी इसको 5 साल का टाइम। तो हम ये उम्मीद करें इमीडिएटली बढ़ जाए, इमीडिएटली बिकने लगेंगे जबरदस्त ईवी, ऐसा नहीं होगा इंडिया, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 व्हीलर में बढ़िया हो जाएगा, 3 व्हीलर में अच्छा चल रहा है, और यहाँ पे बात आपके सामने डेटा है। अब अगर मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, नॉर्मल व्यक्ति माने मेरे को कोई वो कॉमर्शियल में नहीं घुमाना है, मेरे को तो मेरे यूज के लिए चाहिए दोस्तों। 2022 का ये डेटा देख लो, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सबसे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी की पड़ रही है,
तो ये सबसे महंगी पड़ रही है, तो लोग क्यों खरीदेंगे, इसीलिए इतनी बिक्री नहीं है दोस्तों, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर इलेक्ट्रिक की ज्यादा है, सबसे सस्ती यहाँ पे सीएनजी पड़ती है, और 2027 में भी सबसे सस्ती कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सीएनजी पड़ेगी। तो ये डेटा के आधार पे आने वाला समय अभी भी थोड़ा चैलेंजिंग है ईवी के लिए। हम तुरंत बोलेंगे अभी दौड़ेगा ईवी, टाइम लग सकता है जब तक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ईवी की डिक्रीज नहीं होती, राइट। दाम पे भी डिपेंड है दोस्तों, दाम इतने ज्यादा होंगे तो भी नहीं घट सकती है, राइट। तो इस पे थोड़ा काम होना है और इस पे काम कर भी रहे, देखते हैं ये कैसे डिक्रीज होती है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आने वाले समय में दोस्तों। ऑलराइट, यहाँ पे दोस्तों कुछ मॉडल के हमने दाम दिए हुए थे, मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल इन इंडिया मार्केट कैसे, जैसे महिंद्रा का है ई वेरिटो, राइट। एक्स शोरूम प्राइस 10 से 11 लाख, 180 किलोमीटर की इनकी बैटरी की रेंज है, 21.2 किलो kWh की। टाटा टिगर बहुत मस्त मॉडल है, देखने में भी मस्त लगता है, ईवी टाटा टिगर ईवी 13 से 14 लाख, 16.2 kWh, 140 किलोमीटर चलती है। टाटा की जो नेक्सॉन है ईवी प्राइम 15 से 18 लाख, बैटरी बड़ी है 30.2, 312 किलोमीटर ले जाएगी। तो आप ओवरऑल अगर रेंज देखो तो रेंज मिड सेगमेंट में नहीं है, जो इंडिया में ज्यादा माल बिकता है वो रेंज की नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यहां से भी थोड़ी बढ़ जाती है, राइट। देखते हैं इसमें कैसा चेंज करते हैं आने वाले टाइम में। डीलर्स जो है, ट्रेंड इन नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल डीलरशिप आप देख रहे हो, देखो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में करीबन 1970 टू 1990 डीलर थे, अभी 2022 का एस्टिमेट है दोस्तों करीबन 2500 डीलर हो चुके हैं, राइट। टिपिकल जो डीलर होते हैं उनको रेवेन्यू किधर से आती है, हमने लैंडमार्क की तो देखी, पर लैंडमार्क की छोड़ो ऑल ओवर इंडिया में जो डीलर होंगे उनका धंधा किधर से होता है। ये मास और प्रीमियम मार्केट सेगमेंट के लोगों का बताया, हमने लग्जरी नहीं लिया इसके अंदर, राइट। इसमें देख सकते हो न्यू व्हीकल सेल्स इनको करीबन 70% रेवेन्यू देता है। दूसरा बड़ा धंधा दोस्तों इनको सर्विस सेगमेंट से मिलता है 15 to 20%। तो ये 15-20% में 8-10% दोस्तों स्पेयर पार्ट और 8 से 10% लेबर का होता है, राइट। दूसरा इनको प्री ओन्ड व्हीकल, आपने देखा होगा मारुति ने लॉन्च किया, अलग अलग कंपनी प्री ओन्ड व्हीकल में भी जा रही है, ये भी दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर है आने वाले समय का, वहां से इनको 6 से 10% धंधा आता है। फिर फाइनेंस पे आउट, इंश्योरेंस पे आउट, एसेसरीज वगैरह वगैरह। मेन धंधा क्या बोलूं, न्यू व्हीकल सेल्स और सर्विस। तो ये दोनों की दोस्तों अपने को बात करनी चाहिए, इधर कैसा रह सकता है दोस्तों। अगर हम ऑल ओवर इंडिया के सारे डीलर देखें, सारे 2500 इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इफ यू कंसिडर बिगर डीलर्स, अगर आप सब बड़े बड़े डीलर लेते हो, तो डीलर नंबर 1 सबसे ज्यादा दोस्तों आउटलेट किसके है, कटारिया ऑटोमोबाइल 95+, राइट। दूसरे नंबर पे आता है आपका लैंडमार्क, अद्वैत और एएमपीएल 50-50+। तो आउटलेट वाइज कटारिया इज नंबर 1, देन कम्स दिस 3 कंपनीज। ऑपरेशनल रेवेन्यू वाइज धंधा कौन सबसे ज्यादा करता है, तो धंधा दोस्तों ये एएमपीएल करता है। कौन कर रहा है, एएमपीएल का टर्नओवर सबसे ज्यादा 4000 करोड़ के करीब इन लोगों का दोस्तों टर्नओवर है। नंबर 2 में कटारिया आती है 2000 करोड़ के करीब टर्नओवर। नंबर 3 आपकी लैंडमार्क अगेन 2000 करोड़ के करीब, राइट। अब मार्जिन देखो, मार्जिन अभी आप देख रहे हो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे नीचे मैंने दिया हुआ है, तो 8% आपके लैंडमार्क का है, राइट, इस साल का। ओवरऑल आप देखो तो इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको कहीं नहीं दिखेंगे। तो हम ये डेटा देख के हमको लगता है कि यस चैलेंजिंग है डीलर के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रखना, राइट, क्योंकि कॉस्ट इनके बड़े हाई होते हैं, लीज लायबिलिटी वगैरह वगैरह, राइट। उसके सामने जो पैसा आ रहा है वो मार्जिन कमा है। ये जहां पे नहीं दोस्तों, मेजर बिजनेस में ऐसा होता है, मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो ओईएम होते हैं उनके मार्जिन तगड़े होते हैं, पर जो ओईएम का माल बेचते हैं वहां पे मार्जिन श्रिंक हो जाते हैं, राइट। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो दोस्तों, तो खाली एएमपीएल का अच्छा है ना, एएमपीएल 0.3 इसको हम कह सकते हैं हाईली कंफर्टेबल है। अभी ये तो मार्केट में है नहीं, मार्केट में कौन है आपके लैंडमार्क 1.8, मैंने पहले ही बताया बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली रिस्क है दोस्तों डेब्ट के केस में यहाँ पे, राइट। तो ये सारे इंडिया के डीलर की बात होगी दोस्तों, बराबर है। डीलर में पैसे लगाने में थोड़ा डर लग रहा है, बराबर है। अब लैंडमार्क का ये डेटा हमने पहले ही देख लिया था दोस्तों की लैंडमार्क कौन है, राइट। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं सीधा मेरे हिसाब से दो, राइट। या नेक्स्ट भाई, ओके। लैंडमार्क की न्यू व्हीकल सेल्स का ये डेटा दिया हुआ है, किधर से उनको धंधा आता है ज्यादा, राइट। सबसे बड़ा धंधा ये हमने पहले ही देखा, महाराष्ट्र गुजरात वो टॉप कर रहे गाड़ी की बिक्री, तो ज्यादा इनको भी धंधा किधर से आता होगा। देखो ये ओईएम मर्सिडीज बेंज, इनकी डीलरशिप इनकी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में है, राइट। अब 5 टोटल इन्होंने टर्नओवर दिया हुआ है 2022 का दोस्तों, इनका 200 करोड़ का टर्नओवर इनको यहाँ से मिला हुआ है, और ये नंबर 1 रहे हैं अपने मार्केट पोजीशन में भारत। वैसे ही होंडा की डीलरशिप इनकी गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, शांति से देख लेना,
ये कल अच्छा रहे, धंधा अच्छा करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर तो देखो दोस्तों, बाहर से आदमी का दिखना और अंदर से जब आप एक्सरे करो, लंग्स देखोगे, पता चलेगा यार बीमारी। वैसा ही है फंडामेंटल, जब आप चेक करते हो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम सुधरे तो हमको प्रॉफिट मिलेगी, बराबर। इनकी जर्नी कैसी रही दोस्तों? जर्नी आपके सामने है, देखो कितनी बढ़िया, गुड जर्नी, राइट। हम चाहेंगे भारत में ऐसी सब डीलरशिप बड़ी हो, तो प्राउड फील होता है दोस्तों, राइट। 1998 में इन्होंने खाली एक होंडा के शोरूम से शुरुआत की थी दोस्तों, अहमदाबाद, गुजरात से। फिर गए 2013 कोलकाता मर्सिडीज, देन रेनॉल्ट हरियाणा में और पंजाब में शुरू हुआ। और धीमे धीमे देखो आज जब हम देख रहे हैं तो जीप ना, होंडा ना, आपका वॉक्सवैगन ना, मर्सिडीज ना, सब कुछ गुड ग्रोइंग, राइट। बट स्टिल दोस्तों, इफ वी आर इन्वेस्टिंग, तो आईपीओ ये रिस्क लगता है दोस्तों। बेटर ऑप्शन क्या है? मैं कहां डालूंगा? मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, हमको टिप प्रोवाइडर नहीं है। पर देखो मैं पैसा किधर लगाऊंगा? मैं ओईएम में लगा सकता हूँ। मारुति मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। तो पिछले 5 साल से मंदी चल रही थी पूरे ऑटो सेक्टर में, तो मारुति भी अफेक्टेड था, राइट। अब मारुति का मार्केट शेयर ऑलरेडी सबसे बड़ा है, मानता हूँ थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, पर फिर भी अपनी पोजीशन को अच्छा होल्ड करके रखे। तो ग्रोथ कौन कर रहा है? बोलो मारुति का डिक्रीज हो रहा है तो क्या? टाटा मोटर ग्रोथ कर रहा है, और बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ देखे तो टाटा मोटर से बढ़िया और कुछ नहीं, राइट। लेकिन उनकी फंडामेंटल्स वीक है दोस्तों, काफी डेप्थ है, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है बरसों से, इसीलिए दोस्तों कंपनी करेक्शन में है, राइट। आने वाले समय में अब लगता है ऑटो बढ़िया रहेगी। बढ़िया मतलब 15-20% ग्रोथ उम्मीद मत करना, 10% ग्रोथ बराबर है। तो टाटा मोटर जैसी कंपनी 12% ग्रोथ कर सकती है, लेकिन हाई डेप्थ के कारण वो प्रॉफिटेबिलिटी पूरी पूरी कन्वर्ट नहीं होती। मैं मानता हूं आज आप टाटा मोटर लोगे उसमें भी पैसा कमाओ, पर एज ए इन्वेस्टर मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, जो थोड़ा वहां पे डर लगता है। मारुति कम से कम दोस्तों डेप्थ फ्री कंपनी है, हाई कंसिस्टेंट। पिछले इतने सालों में टाटा मोटर ने कितनी बार लॉस किया, मारुति ने कितनी बार किया? नेवर एवर, कभी नहीं दोस्तों। इफ यू हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग आईपीओ 19 years बैक, 50 गुना पैसा हो चुका है, 50 times। व्हाई? ड्यू टू देयर कंसिस्टेंट सेल्स एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट डिविडेंड। एक साल बाकात नहीं है दोस्तों डिविडेंड नहीं मिला। तो मेरा ध्यान ये बैठता है कि चलो 4 साल से पूरी ऑटो अफेक्टेड है, मारुति चल नहीं रहा है, राइट। तो मुझे याद है मेरे को 2014-15 में लोग बोलते थे यार मारुति मेरे को पहले पता होता तो मैं ले लेता, कितनी बढ़िया कंपनी। देखो करेक्शन में तो 5 साल से चली नहीं है। आज जो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपके लिए तो बढ़िया बात है, ये नहीं चली तो, राइट। चल जाती तो आपके हाथ नहीं लगती। क्यों नहीं चली? ऑटो अच्छा नहीं था। अब ऑटो अच्छा है तो मारुति का क्या, चलेगी नहीं उड़ेगी? तो मुझे लगता है एज पर एज वी हैव स्टडीड द डेटा ऑफ मारुति कि इसको 6666 के करीब बाय कर सकते हैं। 16,124 पे ही मैं इसका पहला प्रॉफिट बुकिंग करूंगा 5%। तो मेरा टारगेट क्या है 2 साल का? 16,000, राइट। मैं इसको बेचने वाला नहीं, अगर मैं इसको रखता हूं आने वाले वर्षों तक, जब तक इंडिया में गाड़ियां बिकेगी अपने को डिविडेंड मिलता जाएगा। तो नो नीड टू वरी व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड इन सच अ वंडरफुल कंपनी। पर लैंडमार्क में दोस्तों रिस्क है। देखो ग्रोथ ½ में, लीडरशिप के केस में ½ लीडर कटारिया है, राइट। लिक्विडिटी के केस में 0 स्टार, नहीं अच्छी है लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी के केस में 0 स्टार, हाइट है। प्रॉफिटेबिलिटी के केस में 0 स्टार। वैल्यूएशन के केस में हाँ चलो वैल्यूएशन सस्ते है, तो इनको कुल मिला के 2 स्टार मिले दोस्तों, राइट। आई विल नॉट रिकमेंड बाय करो सेल करो, मेरी मत सुनो, डेटा देके आप डिसीजन लो, बिकॉज वी आर नॉट अ टिप प्रोवाइडर। हमारा काम है दोस्तों जस्ट एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखना, फिर आपको करना है आगे, राइट। अगर आप लोग इसी प्रकार से रिसर्च सीखना चाहते हो दोस्तों, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम एंड ज्वाइन जनवरी बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट। सीखना चाहते हो तो सीधे सीधा हमारा जो वेबसाइट है www.profitforme.in पे जाके सीख सकते हो, ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हो। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इट वाज प्लेजेंट डिस्कसिंग यू अ कंपनी। डिस्क्लोजर बता दूं, वी आर नॉट अ टिप प्रोवाइडर, दिस वीडियो वाज क्रिएटेड फॉर एजुकेशन पर्पसेस। जय हिंद आप सबको दोस्तों, धन्यवाद।